हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू है वो आपके सामने है और ये भारत के जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके संदर्भ में पूछा गया है और जो 3 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। अगर किसी सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति बढ़ जाती है और इसका विस्तार राज्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और राज्य में इसका विस्तार हो सकता है। तो इस हिसाब से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, राष्ट्रपति संघ से राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। अगर संघ में राज्य को वित्त को हस्तांतरण को समाप्त करना है तो ऐसे कंडीशन राष्ट्रीय आपातकाल के समय कर सकते हैं। तो तीसरा कथन भी क्या है, ठीक है। और जो भारत का जो संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जिसकी बात हो रही थी अभी। और जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है उसको राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन कहते हैं। और जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है उसको द्वितीय आपातकाल कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के इसमें केंद्र राज्य किसी विषय पर कार्य के लिए निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये सब ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या है, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के विभिन्न शहरों में यातायात संकुलन के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक सूचकांक प्रकाशित करता है। आपको ये बताना है, तो यातायात संकुलन मापन के लिए एक सूचकांक जारी करता है, इनमें कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो इसका सही आंसर आपका सी आपका सही आंसर है, टॉम आपका ये यातायात संकुलन मापन सूचकांक जारी करता है। और मुंबई को 2 वर्ष से विश्व में सर्वाधिक यातायात संतुलन वाले शहर के रूप में इसको स्थान दिया गया है और दिल्ली को 4था स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मूल कर्तव्यों के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है जो 3 कथन दिए गए इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो मूल कर्तव्य हैं ये यूएसए के संविधान से ना प्रेरित होकर बल्कि रूस के संविधान से प्रेरित है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो मूल कर्तव्य होते हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मूल कर्तव्य होते हैं ये विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, इसमें संसद विधि द्वारा इसको लागू कर सकती है। तो दूसरा कथन क्या सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, संविधान में अंत स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि जो जब मूल कर्तव्यों को जो संविधान में जोड़ा गया था उसके बाद उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया था। और ये संशोधन कब किया गया था, तो ये संशोधन किया गया था 2002 में, जब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। और इसमें क्या परिवर्तन किया गया था, जो अनुच्छेद 51A है इसमें जो 10 मूल कर्तव्य हैं इसमें एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है इसमें इसको जोड़ा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अगर मतलब शिक्षा प्राप्त करनी है तो ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में इसको रखा गया था। और जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा अधिकार प्राप्त करने का, वो आपका मूल अधिकार है। और जो 10 मूल कर्तव्य थे प्रारंभ में, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 2002 में। और जो संविधान के जो भाग 4A में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है और मूल कर्तव्य को संविधान में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी इसके लिए उसने 10 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसने इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ध्यान रखना। और जो मूल कर्तव्य होते हैं ये न्यायालयों में किसी भी संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण
में सहायता करते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन, सॉरी 2 कथन दिए गए हैं और ये 2 कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कैल्सिनेड पेट कोक के आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में पेट कोक से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। पेट कोक के बारे में बताना, और जो कैल्सिनेड पेट कोक होता है इसका एल्युमिनियम उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि ये ठोस पदार्थ होगी कच्चे तेल की जो परिष्कृत और अन्य पेट्रोलियम कुकिंग प्रक्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये कार्बन, इस वजह से क्या हो जाता है, कोयले के दहन से नहीं बल्कि कोयले की जो कच्चे तेल और के बाद इसका और पेट्रोलियम कुकिंग प्रक्रिया के बाद इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषण है। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि जो पेट कोक है, कोयला होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रतिकूल होता है, और ये कम प्रदूषणकारी नहीं बल्कि अधिक प्रदूषणकारी होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब ये अधिक प्रदूषणकारी होता है तो फिर इसको यूज करने की क्या जरूरत है। तो यूज इसलिए कहते हैं, जो पेट कोक होता है इसमें 80% अधिक कार्बन होता है और दहन करने पर कोयले की तुलना में 5 से 10% अधिक CO2 उत्सर्जित करता है। लेकिन जो पेट कोक होता है इसमें अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, इस वजह से इसको यूज में लाते हैं। और ये 80% अधिक कार्बन जो पेट कोक अधिक उत्सर्जन करता है, और दहन के समय ये कोयले की तुलना में 5% से 10% के अधिक CO2 उत्सर्जित करता है। लेकिन भारत ने 2018 में इसमें आयात में प्रतिबंध बंद कर दिया है, और भारत सबसे अधिक आयात करने वाला देश था 2018 से पहले, और जो निर्यात करने वाला सबसे अधिक करने वाला देश था वो आपका USA था। तो इसमें ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में पूछा गया है, और इसमें 2 कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि आज़ादी के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो 1950 में इन राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, A, B और C और D में बांटा गया था। और दूसरा कथन कह रहा है, समूह में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। जब जो 4 समूह में जो इसको वर्गीकृत जो बांटा गया था, इसको जो फजल अली आयोग बना था उसके आधार पर इसको समाप्त कर दिया गया था। और फजल अली आयोग कब बना था, 1955 में, और इसकी अनुशंसाओं पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लाया गया था, और इसके तहत 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो इस हिसाब से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केंद्रीय